हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे, आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं रीजनिंग का। जो आपका एग्ज़ाम होना है अभी CHSL का, उसको कंडक्ट करेगा और इसका जो सेट होगा आपका पहला सेट होगा। ठीक है, तो इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे एज इट इज़। जो SSC CHSL में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट द SSC CHSL रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से हमें क्या बताना है, इनमें से हमें क्या बताना है, इनमें जो सबसे अलग है वो बताना है। क्या बताना है, इनमें सबसे जो अलग है वो हमें डिस्कस करना है। जैसे कि चेन्नई, दमन, रायपुर और शिमला, इनमें से कौन सा अलग है वो बताना है। तो हमारा आंसर होगा आपका बी, दमन अलग होगा। बाकी जो है आपकी कैपिटल हैं, ठीक है, जैसे कि हिमाचल की कैपिटल आपकी कौन सी है, शिमला है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ठीक है, ये सब कैपिटल है और दमन क्या है आपका क्या है, एक स्टेट में क्या है, एक सिटी है। ठीक, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विषम शब्द बताना है, कि इनमें से कौन सा आपका क्या है, विषम शब्द होगा। तो जैसे कि 119, 154, 85 और 51। तो ये CHSL आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 119, 154, 85, 51, इनमें से क्या बताना है आपको, क्या बताना है, विषम शब्द चुनना है जो इन सब में अलग हो। तो अगर मैं देखूं तो इस चीज़ में मुझे क्या पता चल रही है, अगर मैं इन सब को देखूं तो 17 से संख्या कट रही हैं, सारी संख्या जो हैं 17 से कटती हैं, सिर्फ 54 के अलावा, सिर्फ 54 के अलावा, क्योंकि 17 से काटेंगे 19 को तो 17 7 119 हो जाएगा। ठीक, ऐसी 17 पंजे 85 होता है। ठीक, और 17 तिया आपका क्या होता है, 51 होता है। लेकिन 154 जो है 17 से नहीं कटेगी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी विषम हो जाएगी, ओड वर्ड हो जाएगा इन चारों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दर्पण का प्रतिबिंब 6 बजे हो, यदि दर्पण के प्रतिबिंब में 6 बजे हो तो घड़ी में समय क्या होगा। ठीक, तो घड़ी में समय क्या होगा। अगर एक बात बताओ, उसने क्या कहा कि दर्पण में क्या बजे हो, दर्पण का टाइम हो 6 बज रहे हो, मिरर में कितने बज रहे हो, 6 बज रहे हो। तो उस टाइम को जब घड़ी में देखेंगे तो क्या बजेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक। जैसे कि दर्पण की बात आए तो दर्पण को जब भी बात आए तो क्या करेंगे, 12:0 से या 11:60 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे कि अगर आप 12:0 से 6 को घटाएंगे तो क्या बजेगा आपका, 6 बजेगा। क्या बजेगा, 6 बजेगा। मतलब अगर दर्पण के में समय जो है 6 बज रहे हो तो घड़ी में कैसा समय होगा, 6 बज रहे होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कमल ने कहा कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो कमल का रवि से संबंध बताना है। मतलब किसने कहा, कमल ने कहा है। क्या कहा है कमल ने, कि जो रवि है, रवि की जो माँ है, रवि की जो माँ है वो मेरी माँ की, किसकी, कमल की माँ की इकलौती पुत्री है। रवि की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब रवि का भाई, रवि किसका, तो पूछ रहा है कि कमल का रवि से क्या संबंध है। तो उसने क्या कहा कि कमल जो रवि, उसने कहा कमल ने कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, किसकी, रवि की माँ। तो रवि की माँ ये हो गई और रवि आ गया आपका यहाँ, कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो पूछ रहा है कि कमल का रवि से संबंध बताना है, कमल का रवि से संबंध बताना है। तो हम कैसे चलेंगे, कमल की बात करें तो ये क्या रिश्ता होगा, कमल जो है रवि का क्या लगेगा, मामा लगेगा। और अगर रवि पूछे कि कमल
रवि क्या लगेगा कमल का, तो क्या लगेगा आपका भांजा लगेगा। ठीक है, तो मामा भांजे का संबंध होगा इन दोनों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी दक्षिण दिशा में 135 डिग्री वामाव्रत दिशा में मुड़ता है, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, तो अब बताओ उसका मुख किस में है। मतलब ए मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इन द फेसिंग नाउ। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि 4 दिशाएं होती हैं, एक तो होती है आपकी नॉर्थ, एक होती है साउथ, एक होती है ईस्ट और एक होती है आपकी वेस्ट, और एक डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, एक होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट, एक होती है आपकी साउथ वेस्ट और एक होती है आपकी साउथ ईस्ट। ठीक, तो उसने क्या कहा, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलोगे 360 डिग्री का होता है। अगर मैं इस सर्कल को आधा काट दूं तो अब कितने का हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा, ये 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं इस आधे को भी काट दूं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इसका मान 90 डिग्री होगा, इन दोनों का मान 90 डिग्री होगा और इसका मान भी 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं बीच की बात करूं तो 90 डिग्री का आधा कितना होगा, 45 डिग्री। मतलब नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक जाने पर 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो अब उसने क्या कहा कि उसका मुख जो था आपका दक्षिण दिशा की ओर था, दक्षिण दिशा की ओर था। फिर वो जो टर्न्स लेता है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो 135 डिग्री लिया तो कहाँ पहुँचा हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया। ठीक, फिर क्या रहा है कि 180 डिग्री फिर वह जो है क्लॉकवाइज मुड़ता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहाँ हो जाएगी, ये। तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसकी अगर मैं ट्रिक बताऊं तो जैसे कि आपको नॉर्थ है, फिर उसके बाद ईस्ट लिखोगे, जैसे कि नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, फिर आपका क्या होता है, साउथ होता है, फिर आपका होता है वेस्ट। ऐसे ही आप लिखोगे नॉर्थ ईस्ट, फिर आपका साउथ, फिर आपका वेस्ट। तो उसने क्या कहा कि अब देखो, उसने क्या कहा कि अब उसका मुख या इस डायरेक्शन ना करो, आप इसी तरीके से करो तो आपका इजीली क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा साउथ ईस्ट। ठीक, इस डायरेक्शन से करोगे तो फिर लंबा पड़ेगा, तो आप इससे ना करो, आप इससे कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन की स्थिति ऊपर से 7 है तथा नीचे से 26 है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। रोहन की स्थिति ऊपर से 7 है और नीचे से क्या है आपकी 26 है, तो कक्षा में बताओ कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर मैं रोहन की रैंक की बात करूं, रोहन की, तो टॉप से है 7वीं और बॉटम से कितनी है, 26वीं है। ऊपर से कितनी है, 7वीं है और बॉटम से है, नीचे से कितनी है, 26वीं है। तो एक बात बताओ, एक अगर मैं ऊपर से देखूं तो 7वीं है, वही स्थान, ये वाला स्थान, और नीचे से 26वां है। तो मुझे पता चलता है कि एक स्थान को कितनी बार काउंट किया गया है, 2 बार काउंट किया गया है। मतलब 26 प्लस 7 कितना आ गया आपका, 7 6 13 आ गया, और एक स्थान को 2 बार काउंट किया गया है। तो कितना आंसर आया हमारा, 32 आंसर आया। कितना आंसर आया, 32 हमारा आंसर आया। ठीक, या आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो, अगर टोटल निकालना हो तो टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप कितना है, 7 से है, बॉटम कितना है, 26 है, -1 कितना आ गया आपका, 32 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया आपका, 32 आपका आंसर आ गया। ठीक, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब देखो आते हैं कि 200 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 200 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। तो विषम दिन जानने के लिए पहली चीज़, विषम दिन होता क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो पहली चीज़ हमें समझनी है कि विषम दिन क्या होते हैं।
तो विषम दिन को अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 52 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 52 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दिया 52 को, तो 7 सत्ते 49, कितना बचा, 3 बचा। तो विषम दिन क्या होते हैं कि 7 से भाग देने के बाद जो हमारा शेषफल बचता है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, उसे क्या बोलते हैं हम, विषम दिन बोलते हैं, ओड डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं, ओड डेज बोलते हैं। जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि 49 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कह सकते हो 7 सत्ते 49, 0 शेषफल बचा, तो कितने विषम दिन हुए, 0 विषम दिन हुए। कितने विषम दिन हुए, 0 विषम दिन हुए। लेकिन अब क्या बात की है कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, ये बात की। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। एक होता है आपका लीप वर्ष, एक तो होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप बोलोगे 28 होंगे, क्योंकि 200 से जब 400 को भाग देंगे तो 50 लीप वर्ष आए, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल बाद होता है अधिकतर। लेकिन शताब्दी वर्ष को हम किससे चेक करते हैं, 400 से भाग करते हैं। अगर वो 400 से कट जाए तो शताब्दी वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। अगर ना कटे तो वो कैसा होगा, आपका साधारण वर्ष होगा, ठीक है। तो जब पहले साल से 200 साल तक गए तो 100 एक शताब्दी वर्ष मिला, एक 200 शताब्दी वर्ष मिला, और किसको भाग की, 400 से भाग की, तो हमारा कितने, तो हमारे कितने साधारण वर्ष मिले, 2 आपके साधारण वर्ष मिले। तो 200 वर्षों में टोटल आपके 50 लीप वर्ष आए थे, लेकिन उसमें से 2 कैसे हो गए, आपके साधारण वर्ष हो गए। तो कितने बचे आपके, 48 बचे, तो 48 लीप वर्ष हो गए। अब जब 200 में से 48 आपके लीप वर्ष हो गए तो कितने साधारण वर्ष हुए, 152 जो है आपके साधारण वर्ष हुए। कितने, 152 साधारण वर्ष हुए, ठीक। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये हम एक चीज़ और बतानी है कि एक साधारण वर्ष में जिसमें 365 दिन होते हैं, उसमें कितने विषम दिन होते हैं, 7 से भाग करोगे, शेषफल बचेगा 1, तो 1 विषम दिन होता है। और 366 दिन मतलब एक लीप वर्ष में आपके 2 विषम दिन होते हैं। तो जब 101 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 152 साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 152 विषम दिन होंगे। और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 48 लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 96 आपके विषम दिन होंगे। तो टोटल कितने विषम दिन हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 9 5 14 हो गया, और आपका 248 हो गया। तो 248 आए आपके, और 248 को 7 से भाग देंगे, तो जब आया 7 या 21, कितना बचा, 3 बचा, 38 हो गया। तो 7 पंजे आपका 35 हो गया, तो कितना बचा, 3 बता। तो मैंने बताया था विषम दिन क्या होता है, 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, वो क्या कहलाता है, हमारा लीप वर्ष विषम दिन कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है, ओड डेज कहलाता है, ठीक। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन था। फिर हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों में क्या बता रहा है कि डी का रेशियो जो है सी और ई के रेशियो के बराबर है, कि बी और डी किसके बराबर हैं, जो उनका रेशियो है वो सी और आई के बराबर है, और डी और ई पी का रेशियो पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो बी के बाद क्या आता है, सी, तो 2 का 3 बढ़ा, ऐसी 4 की जगह क्या बढ़ेगा, आपका 5 बढ़ेगा, 5 पे क्या आया आपका, ई आया, तो डी कट गया आपका, ई, तो ठीक है। उसके बाद पी डी था, डी 4 पे आता है, आई कितने पे आता है, 9 पर। ऐसे ही अगर पी आता है, कितना अंतर बढ़ा, 5 का अंतर बढ़ा। तो अगर पी 16 पे आता है तो 5 कितना होगा आपका, 16 और 5 कितना होता है आपका, कितना बढ़ा, 5 का अंतर बढ़ा। ऐसे ही अगर P की बात करें तो P 16 पे होता है, उसके बाद 16 को क्या बोलते हैं, OP। उसके बाद 16 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। और 21 किसको बोलते हैं, 21 क्या आएगा आपका, तो EZ आएगा, E बाई आएगा। तो बाई क्या होता है, 25 होता है, X आपका 23 होता है, Z आपका 26 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज।
ठीक। या एक तरीके से और कर सकते हो, एक तो एग्जामिनर ने जो था जब ये क्वेश्चन पूछा था CHSL में, एक तो तरीका लगाया था उसने ये वाला कि नन ऑफ दीज आंसर आया था, ठीक। या एक तरीका आप क्या लगा सकते हो, जैसे कि 2 का होता है 4, है ना, 2 का 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो ऐसी 5 का क्या होगा आपका 25 होगा, 5 का क्या होगा आपका 25 होगा, तो 5 आया और y क्या होता है आपका 25 होता है। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। तो कोई सा भी आंसर हो सकता है, ये वाला भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है, दोनों कंडीशन क्या है आपकी फुलफिल है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में नन ऑफ दिस दिया था और एग्जामिनर ने जो है नन ऑफ दिस माना था, ठीक है। और EY ऑप्शन में उस टाइम नहीं दिया था, लेकिन मैंने EY रखा, तो अगर EY आएगा तो ये ऑप्शन लगेगा, अगर EY ना होगा तो क्या आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोमड़ी जो है, इसमें से बताना है कि लोमड़ी चालाक है तो खरगोश क्या होगा। अगर लोमड़ी जो है आपकी चालाक होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, लोमड़ी जो है आपकी चालाक होती है तो खरगोश कैसा होता है, तो खरगोश होता है आपका डरपोक। खरगोश कैसा होता है आपका डरपोक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1:8 तो 27 का संबंध किससे है। 1:8 तो बताइए 27:8 के, तो एक चीज़ आपको ध्यान आई होगी, इजी सा क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है आपका 1, और 2 का क्यूब कितना होता है, तो होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, तो हो जाएगा 27, फिर 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक नहीं बता रहा मैं आपको, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है, कितनी स्पीड से करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं बेसिक क्लास लेके आऊँगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ईजी समझेंगे, आराम से समझेंगे, लेकिन इस टाइम जो है मैं कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कितनी स्पीड से करने हैं, क्या क्या चीज़ अप्रोच रखनी है, वो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कि इसमें कितने खाने बने हैं, 3 खाने बने हैं, 1 2 और 3, तो ये है आपका 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें बताना है कि कितने स्क्वायर हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, अगर खाने आपके बराबर हो, यहाँ भी 3 हो, इधर भी 3 हो, इधर भी 3 हो और इधर भी 3 है, चारों तरफ से 3 होगा, तो इसकी एक ट्रिक क्या है, जब भी आपको स्क्वायर निकालने का आए तो 1 का वर्ग कर देंगे प्लस 2 का वर्ग कर देंगे और 3 का वर्ग कर देंगे, जो नंबर है उनका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 9 4 13 और 1 14। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ गए हमारे 14 आ गए, कितने आ गए 14 हमारे आ गए, और 14 हो गया हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कुछ दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया है कि निम्न प्रश्नों में से कथन दिए गए हैं जिसमें आगे 1 और 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं, आपको यह मानना है कि दोनों कथन सत्य हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर हों या नहीं हैं। तो ये आपको निर्णय लेना है कि निष्कर्ष कौन से निकलते हैं। तो इसने बोला कि सारा जो गेहूँ है, सारा गेहूँ जो है वो क्या है आपका अनाज है, कैसा है अनाज है, सारा गेहूँ कैसा है अनाज है, और कुछ गेहूँ, ये कह रहा है कुछ गेहूँ क्या है आपका आटा है, तो कुछ गेहूँ कैसा है आटा है, ये बात उसने कही। तो पहला निष्कर्ष निकलता है कि कुछ अनाज आटा है, तो देखो कुछ अनाज जो है वो आटा है, बिल्कुल सही बात है। कुछ गेहूँ, कुछ आटा गेहूँ है, तो कुछ आटा गेहूँ है, तो सही बात है, कुछ आटा गेहूँ है, तो इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा बोथ कंक्लूजन ए एंड बी आर फॉलो। बस दोनों कंक्लूजन क्या है इसको फॉलो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि एसन को 3 7 29 और 11 में कोडित किया गया है, जबकि वोयल को क्या कोड किया जाएगा। मतलब ए की जगह 3 लिखा है उन्होंने, सी की जगह आपका 7 लिखा है, एन की जगह आपका 29 लिखा है, ई की जगह उन्होंने 11 लिखा है, तो वो कह रहा है कि VOI एल की जगह क्या लिखेंगे। तो एक बात बताओ, ए का नंबर कितना होता है, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि ए का क्या होता है 1 होता है, तो 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका
करेंगे आपकी तो क्या आएगा, 1 दूनी 2 प्लस 1 जुड़ गया तो क्या आ गया आपका 3 आ, तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। ऐसे ही सी का नंबर कितना होता है 3, इसकी गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 तो क्या आ गया आपका 7 आ गया। ऐसी एन क्या होता है 14 दूनी 28, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया आपका 28 प्लस 1 हो गया 29। ऐसी ई होता है 5 नंबर पर 5 दूनी 10 और प्लस क्या आ गया आपका 11 आ गया 1 जोड़ने के बाद। तो हमें अभी तक क्या पता चला कि कोई भी नंबर हो उसकी गुणा दी है 2 से गुणा की है और 1 जुड़ा है उसमें। तो ऐसी अगर बी का नंबर क्या है 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। ओ होता है 15, 15 दूनी 30 और 31 आएगा। आई का नंबर होता है 8, 8 दूनी 16, एक 17 आएगा। एल होता है 12, 12 दूनी 24 और एक 25 आएगा। तो हमारा क्या आंसर आया 5, 31, 5, 31 और 17 आएगा। 5, 31 कहीं पर है कहीं पर नहीं है तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आया 5, 31, 17 और आपका 25। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से हमें क्या बताना है, कि इनमें से हमें वो बताना है जो विषम हो अलग हो। क्या बताना है, विषम हो अलग हो, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस। तो हमें अलग चीज़ डिस्कस करनी है। तो अगर मैं देखूँ इनमें से क्या चीज़ें होंगी तो देख लेते हैं। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 8 तिया 24, 7 तिया 21 और 8 छंग 48। तो मुझे क्या पता चला कि सब जो नंबर हैं वो कई नंबर 3 नंबर ऐसे हैं जो 8 बार कट रहे हैं और एक नंबर ऐसा है जो 3 बार कट रहा है। तो हमें विषम बताना था, ओड बताना था, तो 21 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 21 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से हमें क्या बताना है, विषम बताना है। तो अगर मैं देखूं इनमें से कौन सा विषम है तो 57 में से 47 घटाऊंगा 10 आएगा। 39 में से 39 घटाया 10 बचाया। 19 में से 9 घटाया 10 बचाया और इसमें से घटाया तो कितना बचा 20 बचा। मतलब मुझे क्या पता चला कि 3 नंबर ऐसे हैं जो 10 क्या करता है माइनस करके आता है और एक नंबर ऐसा है वो किसका आता है 20 आता है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इन तीनों से क्या है अलग है। क्या है, इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक कोड में LUT को MUT तथा फेट को FATE को GAT लिखा जाए तो ब्लू को BLUE को क्या लिखा जाएगा। तो एक चीज़ मुझे पता चली जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे पता चला कि 3 नंबर जो हैं सेम हैं दोनों तरफ। तो मतलब किस में अंतर आया है, इसमें अंतर आया है। L से M हुआ है मतलब एक अंतर आया है। F से G हुआ है मतलब एक अंतर आया है। तो ऐसे ही B में क्या होगा, एक अंतर जोड़ा जाएगा, एक जुड़ेगा और बाकी क्या हो जाएंगे आपके सेम आ जाएंगे। तो ब्लू का क्या हो जाएगा, क्लू हो जाएगा। तो A क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पंक्ति दी है मैट्रिक्स की और उसने बोला कि ए जो कोड है उसको 00 लिख सकते हैं, ऐसी 13 भी लिख सकते हैं, टी को 56 भी लिख सकते हैं, 68 भी लिख सकते हैं, 89 भी लिख सकते हैं। मतलब जो टी नंबर पे आता है, जैसे कि टी जो है, जैसे ए जो है कहाँ पे आता है, यहाँ आता है, तो 00 भी लिख सकते हैं इसको और 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 13 पे क्या आता है आपका, एक यहाँ पे रहा और 3 कहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा, तो ए आता है। तो ऐसी टेम्प्ट को देखना है कि टेम्प्ट का नंबर क्या हो सकता है। तो अगर मैं टेम्प्ट को देखूँगा तो टेम्प्ट का जो है 1 0 भी हो सकता है, कहीं पर है, बिल्कुल है, ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं गया ई पर, फिर देखा कि 2 1 टेम्प्ट वह है, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 टेम्प्ट पर नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने देखा 3 1, तो 3 1 पर गया तो टेम्प्ट देखा 3 1 पर नहीं है, यू है, 3 1 पर एम है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 1 2 पे गया तो 1 2 पे देखा तो पी है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक कितने दिन हैं। मतलब हमें क्या काउंट करने हैं, 26 जनवरी
से 23 सितंबर 2006 तक के दिन काउंट करने हैं और इंक्लूड्स बोला है बोथ डेट, दोनों डेटों को। ठीक, तो एक बात बचाओ, 26 की बात करी है तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, मतलब 5 दिन की बात करी है उसने। ठीक, प्लस एक डेट इंक्लूड करनी है, तो कितने दिनों की बात करनी है? 6 डेट की। फरवरी में कितने दिन होते हैं आपके? 28 दिन होते हैं, लेकिन 2006 आपकी साधारण वर्ष है तो 28 दिन होंगे। और मार्च में आपके कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं। और मई में आपके कितने होते हैं? मई में आपके कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। और आपका जुलाई में कितने होते हैं? जुलाई में 31 दिन होते हैं। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं मई में। और आपका अगस्त हो गया, सॉरी सितंबर में कितने दिनों की बात करनी है? 23 दिनों की बात करनी है। जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28, ठीक है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में आपका कितना आ गया? तो जून रह गया हमारा। जून में कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं। ठीक, तो टोटल कितने दिन हो गए? जोड़ेंगे तो 8 + 6 14, 15 16 17 और 17 और 3 होता है 20। 17 और 3 कितना होता है आपका? 20 होता है। 5 और 2 7, 8 6 14, ठीक है, 15। यह इसमें एक ही जुड़ेगा, 5 ही जुड़ेगा, तो 5 ही जुड़ेगा, तो 8 5 13 14 15 16 और 2 18 1 19। ठीक, 19 आ गया। फिर कितना बचा? 1। 5 और 2 7, 3 10, 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 20 21 22, 23 24 25, 25 और 2 25, 26 27, 5 2 7 3 10, 10 3 13, 3 16, 3 19, 19 और 3 आपका 22 और 3 25, मतलब 25 से ऊपर चला गया तो हमारा आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा कि ये कि 14% 32 = 46 हैं, 52% 20 = 72 है, तो 35% 14 = क्या होगा? तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं देखूँ मुझे सीधा साफ पता चल रहा है कि 32 + 14 कितना होता है? 46 होता है। 52 + 20 कितना होता है? 72 होता है। तो ऐसी 35 + 14 कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 3 और 1 4, 49 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे ये बताना है कि हमें क्वेश्चन फिगर दी गई है, तो पहले हमारा फिगर ऐसे था, ठीक, और अब कैसा है? अब हमारा कैसा है आपका? ऐसा हो जाएगा, आधा जुड़ कट जाएगा, फिर हमारा आधा कट जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो उसने पूछा कि अब कैसा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब ऐसा फिगर है तो जब एक तो इस तरह से खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे है तो चारों कोने पे खुलेगा, फिर यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, पूरा आधा इधर से हो जाएगा, आधा इधर से हो जाएगा, ऐसी आधा यहाँ होगा और आधा यहाँ होगा, ऐसी आधा यहाँ होगा और आधा यहाँ होगा, मतलब 4 ये होंगे। तो सी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। सी कैसा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें बताना है कि पहले हमारा जो स्क्वायर था ऐसा था, फिर इसको हमने आधा कर लिया, रेक्टेंगल बना लिया, फिर उसको मोड़ दिया और ये बन गया हमारा ऐसे, ये बन गया हमारा ऐसे। तो वो पूछ रहा है कि अब जब हम खोलेंगे तो कैसा बनेगा। तो ऐसी आकृति सिर्फ एक जगह मिलती है, ये वाली ऐसी वाली आकृति एक जगह मिलती है। एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा और एक ऐसा। तो बी कैसा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है हमारा, उसने पूछा कि पहले आकृति ऐसी थी, अब उसने ये भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद ये तो था ही, अब उसने ये भी कन्वर्ट कर दिया। तो वो अब पूछ रहा है कि उसे क्या कन्वर्ट और क्या चीज़ें जोड़नी है। तो अगर जोड़नी है, देखो पहले उसने ये जोड़ा, फिर ये, अब उसे क्या जोड़नी है? अब उसे ये जोड़नी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा डी आंसर हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि निम्न प्रश्न में से एक आकृति दी गई है, उत्तर आकृति को दी गई को सही बताना है। मतलब ये सारी जो फिगर दी हुई है इनको क्या करना है? जोड़ के क्या करना है? एक करना है। इनको क्या करना है? जोड़ के एक करना है। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। तो इस तरह क्वेश्चन को देखेंगे कि फिगर जो है, जैसे कि अगर मैं देखूं तो ये आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल है, मतलब एक सर्कल कहाँ मिलेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तो ये नहीं हो सकता, 3 में है। उसके बाद आपका ये मिला, ठीक है, और ये मिला। तो मुझे एक जो फिगर दिखी कि मतलब एक अच्छी सी अप्रोच, ये मतलब या फिगर सी लग रही है, तो वो क्या लग रही है, ये लग रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इतना ही था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।